हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल दीपा स्वामी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसके सारे अभ्यास प्रश्न। तो इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, डॉबराइनर का त्रिक नियम क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम और मैंडलीफ की आवर्त सारणी की चर्चा करी है। और पार्ट 2 में आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, आवर्त सारणी में गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, वो हमने देखे हैं। तो ये दोनों वीडियो आप अच्छे से देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर इजीली समझ में आ जाएंगे। तो उन दोनों वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर की कंप्लीट नोट्स की PDF भी मैंने वहाँ पे उसका लिंक दे रखा है, तो उसे डाउनलोड करके आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के सारे अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर कौन सा कथन असत्य है। देखो बच्चों, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें सत्य ही दिमाग में रहता है कि क्या सही होगा, यही एग्जामिनर पूछता है। लेकिन जब भी नेगेटिव बात पूछता है, असत्य पूछता है, तो हमें क्या करना है, जब हम क्वेश्चन पढ़ें तो उस चीज़ को अंडरलाइन कर लें ताकि हमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो कि कौन सा क्या पूछा गया है। तो क्या पूछा है, असत्य कथन है, यानी इनमें कौन सा कथन गलत है। तो जब हम ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके पढ़ेंगे और उनकी चर्चा करेंगे कि ये सही है या गलत है। तत्वों की धात्विक प्रकृति आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो घटती है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि धात्विक प्रकृति का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना और प्लस आवेश आना। लेकिन जब भी हम आवर्त सारणी में बाएं से और दाएं जाएंगे तो क्या होता है, हमारा प्रभावी नाभिकीय बल जो है वो बढ़ता है। और प्रभावी नाभिकीय बल बढ़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मजबूती से बांध के रखेगा वो, जिसकी वजह से त्यागना मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी हम आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो हमारी क्या होती है, धात्विक प्रकृति घटती है। तो ये कथन हमारा सत्य है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो हमारे परमाणु क्रमांक है वो एक एक करके बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। तो ये कथन भी सत्य है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? अभी हमने देखा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बल बढ़ता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बल बढ़ने से वो इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से बांध के रखता है। तो मजबूती से बांध के रखने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएंगे। तो ये कथन हमारा गलत है। डी क्वेश्चन क्या है, इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। बिल्कुल सही कथन ये कि जब भी हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो ऑक्साइड अम्लीय हो जाते हैं। दाईं ओर हमने देखा है CO2 ऑक्साइड है एक, वो कैसा है, अम्लीय प्रकृति की है CO2। तो ये कथन भी सत्य है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा सही आंसर होगा, हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, असत्य कथन, यानी हमें गलत कथन बताना है। तो हमारे तीनों कथन सही हैं, ओनली C जो है वो हमारा गलत है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, C। तो इस प्रकार हमें एक एक ऑप्शन की चर्चा करनी है कि वो क्या है और वो सही है या गलत है। सेकंड क्वेश्चन आता है, तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। X हमें पता नहीं क्या है, लेकिन वो क्लोराइड बना रहा है। तो हमें मालूम है कि कोई भी जैसे मान लो सूत्र बनता है तो उसके जो आवेश होते हैं वो क्रॉस होते हैं, यानी 2 जो है वो X के ऊपर जाएगा और X के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 के ऊपर आएगा, Cl के ऊपर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, X के ऊपर आवेश कैसा होगा हमारा, +2। X के ऊपर आवेश कैसा है, +2। तो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आगे आगे हर एक वर्ड की मीनिंग देखते जाएंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो X के ऊपर +2 आवेश है। सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है। ठोस है इसका मतलब क्या है कि वो क्या होगी, धातु होगी।
क्योंकि धात्विक ठोस होती है और अधात्विक होती हुई कैसी होती, गैस होती है। जिसका गलनांक अधिक है, गलनांक अधिक किसका होता है, जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिकों का गलनांक हमारा अधिक होता है। और आयनिक यौगिक किस तरफ पाए जाते हैं, आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड में बाईं ओर उपस्थित होते हैं। तो वह तत्व कौन सा है, तो देखो सोडियम, सोडियम के ऊपर आवेश कैसा है हमारा +1, मैग्नीशियम इसके पे +2, एल्यूमिनियम पे 3+ और सिलिकॉन पे 4+। तो हमें मालूम है कि सही आंसर कौन सा होगा, जिसपे आवेश हमारा 2+ है। तो राइट आंसर कौन सा आ गया सेकेंड क्वेश्चन का, बी वाला, कि जो मैग्नीशियम है वो क्लोराइड यहाँ बनाएगा और फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा MgCl2। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है किस तत्व में, पहला सवाल है, इस थर्ड क्वेश्चन में ही हमारे 5 क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम अलग अलग चर्चा करेंगे। 2 कोश हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं, तत्व का नाम बताना है कि किसमें ऐसा है। तो इन चैप्टर्स को आसानी से समझने के लिए एक मेरा वीडियो है जिसका नाम है तत्वों को कैसे आसानी से सीखें। उसमें मैंने कैसे किसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो सारी चर्चा मैंने वहाँ पे कर रखी है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहाँ से आप कितने इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे वो चीज़ आसानी से सीख सकते हो। 2 कोश हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। तो शुरुआत के 2 कोश कौन से होंगे, पहला कोश हमारा K होगा और दूसरा कौन सा होगा, L होगा। दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित है मतलब पूरे भरे हुए हैं। तो हमें मालूम है K में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, और L में कितने भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। तो टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए। और 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो कौन सा तत्व होगा हमारा, 10 नंबर पे कौन सा तत्व है, नियॉन। तो हमारा आंसर क्या होगा, तत्व का नाम है नियॉन, ये सिंबल है और नाम क्या है, नियॉन। तो ए का आंसर क्या हो गया हमारा, नियॉन, जिसका सिंबल क्या है, Ne, जिसके बाद K में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और L में 8 भरते हैं और ये 10 नंबर पे स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यानी K में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 है और M में 2 है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, 12। और 12 नंबर पे कौन सा तत्व प्रेजेंट है, मैग्नीशियम। तो दूसरे का सही आंसर क्या हो गया हमारा, मैग्नीशियम, जो 12 नंबर पे प्रेजेंट है और इसका सिंबल क्या है, Mg। फर्स्ट लेटर हमको सब में कैपिटल लिखना है और सेकंड लेटर हमारा स्मॉल होना चाहिए। अगर हमने सेकंड को भी कैपिटल कर दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सी क्वेश्चन क्या है, कुल 3 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 कोश हैं, 3 कोश शुरुआती कौन से होते हैं, K, L, M, ठीक है। संयोजकता कोश कौन सा होता है, जो हमारा बाह्यतम कोश होता है। बाह्यतम जो कोश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजकता कोश। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 है। तो K में तो हम अधिकतम 2 भर सकते हैं, 2 भर दिए हमने। L में हम 8 भर सकते हैं, 8 भर दिए। और M में क्या कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये लो हमने M में भी 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे, 14। 2, 8, 4 कितने हो गए, 14। और 14 नंबर पे कौन सा तत्व प्रेजेंट है हमारा, सिलिकॉन, जिसका सिंबल है Si। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, तत्व का नाम क्या है, सिलिकॉन, और सिंबल क्या है, Si। तो ये हमारा सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कि कौन सा तत्व होगा जिसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और 3 कोश है सिलिकॉन। डी क्वेश्चन, कुल 2 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 कोश कौन से होंगे, K और L। और संयोजकता कोश कौन सा होता है, बाह्यतम कोश। और बाह्यतम कोश कौन सा है, यहाँ पे L है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। K में कितने होते हैं,
2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं के में मैक्सिमम, इतने ही भर सकते हैं हम। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। और 5 नंबर पे हमारा कौन सा तत्व प्रेजेंट है, बोरोन। 5 नंबर पे हमारा बोरोन प्रेजेंट है जिसका सिंबल है बी। तो सही आंसर क्या हो गया, बोरोन और बी। दूसरे कोश में पहले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 ही कोश है इसमें। पहला कोश हमारा के हो गया, दूसरा एल हो गया। के में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम। और ये कह रहा है कि दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले से 2 गुने। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल हमारे कितने हो गए, 6। और 6 नंबर पे कौन सा तत्व प्रेजेंट है, कार्बन। 6 नंबर पे हमारा कार्बन प्रेजेंट है जिसका सिंबल है सी। तो सही आंसर क्या हो गया, कार्बन सी, जो 6 नंबर पे प्रेजेंट है। क्योंकि हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो हम देख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। और परमाणु क्रमांक हमें सीरियल नंबर उनके याद ही है कौन से होते हैं। तो इस प्रकार हमने इस तीसरे क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है, कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन है, चौथे में 2 पार्ट है, दोनों में सेम ही बात पूछी गई है, बस तत्वों का नाम अलग अलग है। ए में क्या पूछा है, आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है। बोरोन के स्तंभ का मतलब क्या है, जो सबसे ऊपर बोरोन है उस वर्ग में, उस ग्रुप में, उस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुणधर्म होता है वो समान रहता है। तो हमें मालूम है कि ऊपर से नीचे जाने पर एक ही गुणधर्म समान रहता है, वो कौन सा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कि बाह्यतम कोश में समान इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और समान इलेक्ट्रॉन होने से इन पे आवेश होता है वो समान होता है। तो अपन क्या लिखेंगे कि एक तो पहला इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होगा कि इन पे जो आवेश है वो समान रहेगा सबके ऊपर। और बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आवेश 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो इन पे आवेश कैसा होगा, +3। तो ये 2 जो गुण है बोरोन स्तंभ के सभी तत्वों के समान रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान होंगे। तो फ्लोरीन में फर्स्ट तो अपना यही आएगा कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। कितने होते हैं बाह्यतम कोश की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें 7 होती है और इसमें कितनी होती है, 3। अब 7 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, तो वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे और 8 अक्रिय गैस का विन्यास धारण कर लेंगे। तो इन पे आवेश कौन सा हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से -1 आवेश होता है। और ये सारी कैसी है, अधातुएं हैं, क्योंकि माइनस का आवेश आ रहा है। बोरोन में क्या है कि बोरोन स्तंभ में क्या है, सबसे ऊपर जो बोरोन है वो तो हमारी उप धातु है और इसके नीचे जो भी हमारे तत्व आएंगे वो सारे क्या है, हमारी धातु है। इसलिए हम इसको एक कोई जनरल नेम नहीं दे सकते हैं। जबकि फ्लोरीन के नीचे जो भी तत्व हैं, कौन कौन से तत्व आएंगे हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे क्या है, अधातु हैं। और इन्हें हम एक ही नाम में क्या लिखते हैं, हैलोजन वर्ग। क्या है इनका नाम, हैलोजन वर्ग। तो इस प्रकार हमारा 4th क्वेश्चन के दोनों ऑप्शंस हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 7 विन्यास दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है।
फिर पूछा है इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। जितने किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसके परमाणु की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और 8 10, 10 और 7 17। तो परमाणु संख्या क्या हो गई? 17। और 17 नंबर पे कौन सा तत्व होता है हमारा? क्लोरीन। तो ये परमाणु संख्या हमारे किसकी है? क्लोरीन की है। सेकंड क्वेश्चन है इसी में कि यह किस तत्व से रासायनिक समानता दर्शाता है। हमें मालूम है क्लोरीन है, इसके ऊपर -1 आवेश होता है, ठीक है। और ये कौन से ग्रुप का तत्व है? हैलोजन वर्ग का तत्व है। हैलोजन वर्ग का तत्व है। तो इसमें ये हैलोजन से समानता दर्शाएगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें किससे समानता दिखाएगा? ये फ्लोरीन के साथ में, क्योंकि फ्लोरीन हमारे हैलोजन वर्ग में आती है। कौन कौन से तत्व हैं हैलोजन वर्ग में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 तत्व हमारे प्रेजेंट हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? फ्लोरीन। सिक्स्थ क्वेश्चन है आवर्त सारणी में 3 तत्व हैं हमारे, ए, बी और सी की स्थिति दी हुई है कि किस प्रकार से है। तो समूह 16 में 3 तो हमें स्टार्टिंग में डैश दिए हुए हैं और फिर नेक्स्ट क्या है? बी। और समूह 17 में है पहले डैश, फिर ए, फिर डैश, फिर सी। तो हमें समूह 16 के 17 के जो तत्व हैं वो याद हैं कि यहाँ पे कौन है हमारा? ऑक्सीजन है 16 में। ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ठीक है। समूह 17 में कौन से तत्व होते हैं हमारे? हैलोजेंस होते हैं। तो हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तत्व होते हैं। अब हम इनकी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ए धातु है या अधातु। तो हमें मालूम है समूह 17 के जो तत्व है उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेंगे तो इन पे आवेश कैसा हो जाएगा हमारा? -1। और जिसके ऊपर ऋणायन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अधातु कहते हैं। तो समूह 17 के तत्व कैसे हो जाएंगे हमारे? अधातु, क्योंकि इनके ऊपर माइनस का आवेश होता है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम है। तो हमने देख रहे हैं कि ए ऊपर है और सी नीचे है। जब भी हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि बाह्यतम कोश बढ़ते हैं, बाह्यतम कोशों की संख्या बढ़ेगी। और बाह्यतम कोशों की संख्या बढ़ने से क्या होगा कि जो नाभिक का आकर्षण बल है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर कम लगेगा। तो हम क्या कहेंगे कि नाभिकीय आकर्षण बल का मान घटेगा। और नाभिकीय आकर्षण बल का मान घटने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे, तो क्रियाशीलता बढ़ेगी। तो क्रियाशीलता क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो सी ज्यादा क्रियाशील होगा। इसमें पूछा ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम है। तो हम क्या कहेंगे? सी अधिक अभिक्रियाशील है। क्यों है? रीजन मैंने बता दिया आपको कि हम जब भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो नाभ की आकर्षण बल का मान कम होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। सी का आकार बी से बड़ा होगा। बी देखो आवर्त सारणी में इधर है और सी इधर है, यानी आवर्त सारणी में जब भी हम दाएं से बाएं जाते हैं तो हमें मालूम है कि जब हम दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होगा? जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो हमारा बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होंगे। कोश तो हमारा सेम ही रहेगा, कोश हमारा समान रहेगा, लेकिन प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मजबूती से बांध के रखते हैं। तो आकार क्या होता है? दाएं से बाएं जाने पर छोटा होता है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होंगे तो छोटे हो जाएंगे। तो छोटा कौन होगा इसमें? C छोटा होगा और B है वो बड़ा होगा। तो C का आकार B से कैसा होगा? C का आकार B से छोटा होगा। B से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? कारण लिख देंगे क्यों छोटा होगा। जब भी हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? कोशों की संख्या तो समान रहती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे रहते हैं और इनका आकार छोटा हो जाता है। लास्ट इसमें डी क्वेश्चन है, तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन बनाएगा या ऋणायन बनाएगा? तो तत्व ए हमें दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कम बढ़ रहा है बाह्यतम कोश में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो कैसा आयन बनाएंगे? ऋणायन बनाएंगे, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इनके पे -1 आवेश आता है, इसलिए ये ऋणायन बनाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें सेवंथ क्वेश्चन है नाइट्रोजन, जिसकी परमाणु संख्या हमें कोष्टक में दी हुई है 7 है, और फास्फोरस से परमाणु संख्या कितनी है इसकी? 15। आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं, यानी दोनों हमारे एक ही ग्रुप के तत्व हैं, तो 7 नंबर वाला ऊपर होगा और 15 नंबर वाला उसके नीचे होगा। तो ऊपर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नीचे क्या है? फास्फोरस है। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक विद्युत ऋणी है और क्यों? तो यानी इस क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चन हैं। पहला वाला तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, और दूसरा क्वेश्चन में है कि कौन ऋण विद्युती होगा, इसका कारण बताना है। तो जब भी कोई क्वेश्चन हमारे 2 भागों में या 3 भागों में विभाजित होता है तो उनकी जो मार्किंग होती है वो भी हमारे अलग अलग डिसाइड होती है कि इसके इतने मार्क्स होंगे, उसके इतने मार्क्स होंगे। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो इनको अलग अलग हाईलाइट करते हुए लिखना है। तो पहले में हमें क्या लिखना है? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऐसे हम हेडिंग डाल देंगे, फिर लिखेंगे, तो हमारा आंसर थोड़ा अच्छा लगेगा कि पहले जो क्वेश्चन है इसके अंदर उसमें क्या पूछा है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला कौन है इसमें? नाइट्रोजन है। पहला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, और इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 7। हमें मालूम है कि जो परमाणु संख्या होती तत्व की उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम 7 इलेक्ट्रॉन भरने हमें, तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? K में 2 भर देंगे, पीछे कितने बचे? 5, तो L में कितने आ जाएंगे? 5। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंबल है P, और इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो वो कैसे भरेंगे? K में भरे 2, L में भरे 8, 10 हो गए, पीछे कितने बचे? 5, तो वो 5 किस में जाएंगे? हमारे M में। तो ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युती होगा? तो क्या लिखेंगे अपन कि अधिक ऋण विद्युती तत्व कौन सा है? इसमें कौन सा होगा? हमें मालूम है जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन हमारा ऊपर है 15वें ग्रुप में और फॉस्फोरस उसके नीचे है। तो जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या हो रहा है? हमारे कोशों की संख्या बढ़ रही है। कोशों की संख्या बढ़ रही है। कोशों की संख्या बढ़ने से क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो कम होता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होने से इलेक्ट्रॉन हमारे ढीले बंधे होते हैं, इजीली निकल जाते हैं। तो जो ऋणायन बनने की प्रवृत्ति है वो हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन निकलने से कम होगी। इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रवृत्ति
इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रवृत्ति हमारी घटेगी। तो जब भी हम समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारे ऋण आयन बनने की प्रवृत्ति घटती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय के आवेश बल घटता है कोशों की संख्या बढ़ने की वजह से। तो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व हमारा कौन सा होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा फास्फोरस की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय होगा। फिर क्यों होगा? तो क्यों में हम जो मैंने यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट में बताया है वही अपन लैंग्वेज में लिख देंगे। क्यों कम होगा? जब भी हम समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? कोशों की संख्या बढ़ती है और कोशों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ने की वजह से ऋण आयन बनने की प्रवृत्ति हमारी कम होगी, इसलिए नाइट्रोजन हमारा अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नाइट्रोजन के अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होने का क्या कारण है? अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। लैंग्वेज में हम इसको क्या लिखेंगे कि किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। तो मेन रीजन क्या है? अपन अंडरलाइन करते जाएंगे कि कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल जो है वो घटता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम होती है और विद्युत ऋणता घटती है। इसलिए हमारा नाइट्रोजन क्या होगा? अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होगा। 8th क्वेश्चन है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम तत्वों को किस प्रकार अरेंज करेंगे वो इसने पूछा है। तो हमें मालूम है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको जो बनाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मूल आधार है, वो क्या है? उसकी परमाणु संख्या है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो किसके आधार पर लिखा जाता है? हमारा परमाणु संख्या के आधार पर ही हम लिखते हैं। और जो भी इसके रासायनिक गुणधर्म है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही निर्भर करते हैं। तो जब हम आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, तो क्या होगा? कोश तो वही रहते हैं, लेकिन इनके परमाणु संख्या में, परमाणु क्रमांक में एक एक वृद्धि होती जाती है। तो बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम एक ही समूह में वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? जो बाह्यतम कोश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगी, उसमें परिवर्तित नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है। परमाणु संख्या के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तत्वों के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही निर्भर करते हैं। एक ही आवर्त में हम बाएं से दाएं और जाएंगे तो क्या होगा? संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इकाई वृद्धि होती है, और एक ही समूह में या एक ही वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, इसलिए इन्हें हम एक ही कोश में रखते हैं। 9th क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक दिया हुआ है कितना है? 20 के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इसके चारों ओर ये तत्व प्रेजेंट है। इनमें से किन तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान होंगे? तो हमें मालूम है कि रासायनिक गुणधर्म किस पे निर्भर करते हैं? उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे निर्भर करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यानी उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम होगा तो उनके गुणधर्म होंगे वो सेम होंगे। और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान किसमें होती है? एक ही वर्ग में। वर्ग कह दो या समूह कह दो, तो एक ही समूह में जो तत्व हैं उनमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, और इनकी संख्या समान होने से इनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म भी समान होंगे। तो कैल्शियम में एक ही वर्ग में कौन सा तत्व आएंगे? जो कैल्शियम के जस्ट ऊपर होंगे और कैल्शियम के नीचे होंगे। दाएं और बाएं जो तत्व प्रेजेंट हैं वो कैल्शियम से समानता नहीं दर्शाएंगे।
तो कैल्शियम के ऊपर कौन सा तत्व प्रेजेंट है, हमें मालूम है कि मैग्नीशियम होता है, और नीचे कौन सा होता है, स्ट्रोंशियम। दूसरे वर्ग में ये तत्व होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। तो इन तीनों तत्वों की जो है गुणधर्मों में समानता होगी। तो कौन कौन से तत्व हैं, हम इसका आंसर लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से सारणी बना लेंगे कि कौन कौन से परमाणु संख्या के तत्व हमें क्वेश्चन में दिए हैं। ये तो 12 नंबर का दिया है, फिर 19 है, और 20वां तो है ही कैल्शियम, 21 और 38। ठीक है, तो यहाँ पे 12 नंबर पे मैग्नीशियम होता है, 19 पे पोटेशियम, 20 पे कैल्शियम, 21 पे स्कैंडियम और 38 पे स्ट्रोंशियम। तो जो 21 नंबर का जो स्ट्रोंशियम है ये हमारे डी ब्लॉक का तत्व है। तो ये तो बिल्कुल इसे समानता दर्शाएगा ही नहीं, डी ब्लॉक तो ब्लॉक ही अलग हो गया हमारा। बाकी सारे जो है वो एस ब्लॉक के तत्व हैं। एस ब्लॉक में भी हमें दिख रहा है कि इसके पोटेशियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पे आवेश +1 होगा, और ये भी हमारी समानता नहीं दर्शाएगा। बाकी जो भी हमारे है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और स्ट्रोंशियम है, इनके बाह्यतम कोश में हम देख रहे हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन है सब में। 2-2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, ये जो चारों तत्व हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो चारों तत्व है वो तीनों तत्व, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, ये तीनों तत्व हमारे आपस में गुणधर्मों में समानता दर्शाएगा। देखो स्कैंडियम में 2 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए हम इसमें समानता नहीं दिखा सकते। तो परमाणु संख्या 12, 20, 38 वाले तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने से इनकी भौतिक व रासायनिक गुणधर्म में समानता होती है, और ये एक ही समूह के तत्व होंगे। क्योंकि जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो एक ही समूह में रखे जाते हैं, और उनमें गुणधर्मों में समानता होगी, और उनके बाह्यतम कोश पे आवेश भी हमारा समान होगा। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों पे आवेश हमारा, इन सभी तत्वों पे आवेश हमारा कैसा होगा, +2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। लास्ट 10th क्वेश्चन है वो क्या है, उसमें हमें मैनलिफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी की तुलना करनी है। ठीक है, कि उनमें क्या क्या असमानताएं हैं। तो सबसे पहली असमानता हमें मालूम है कि मैनलिफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी वो किस आधार पे बनाई थी, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे। तो मेन चीज है, तो उसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पे बनाई गई थी, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे। तो ये जो उनका मूल आधार है वही इन दोनों में अलग अलग था। तो फर्स्ट पॉइंट हमें मूल आधार ही रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर बनाई गई, और मैनलिफ की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर बनाई गई। नेक्स्ट इसमें अंतर है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम है वो क्या है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, और मैनलिफ की आवर्त सारणी का आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के गुणधर्म इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। बाकी सारा नियम सेम है, बस चेंज क्या करना है, इसमें परमाणु संख्या लेनी है और इसमें परमाणु द्रव्यमान लेना है। आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे 18 समूह थे, 18 पीरियड थे और 7 आवर्त थे, और इसमें कितने समूह हैं, 8 समूह हैं और 6 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों को हमने और विभाजित आगे नहीं किया था, जबकि मैनलिफ की आवर्त सारणी में प्रत्येक समूह को और आगे ए और बी में उपविभाजित किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी, मैनलिफ की जो आवर्त सारणी थी उसका एक दोष था कि उसने समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि किसी भी तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होने से इनको स्थान भी अलग अलग दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा मैनलिफ ने नहीं किया था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी हमने किस आधार पर रखी थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखी थी, और समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक एक ही होता है, इसलिए इन्हें अलग से स्थान देने की जरूरत नहीं है। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो समस्थानिकों की प्रॉब्लम थी वो अपने आप ही सॉल्व हो गई। तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होने से उन्हें
एक ही स्थान पर रखा जाता है, अलग से स्थान नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हमने धातुओं और अधातुओं को अलग अलग साइड में रखा था। यहाँ पे लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हम किसको रख रहे थे, बाईं तरफ हम धातुओं को रख रहे थे क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग रही थी, और राइट साइड में हम अधातुओं को रखते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं आसानी से, उन पे माइनस आवेश आता है। तो धातुओं को बाईं ओर तथा अधातुओं को दाईं ओर रखा जाता है, जबकि मेंडलीफ ने धातु और अधातु की स्थिति में कोई विभेद नहीं किया था कि उनको इधर रखना है कि किधर रखना है, स्पेशल कोई उनकी पोजीशन मेंशन नहीं की थी। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कितने तत्वों को व्यवस्थित किया था, 63 तत्वों को व्यवस्थित किया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, 118 तत्व थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो बेसिक नियम था वो क्या था कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित करना था, लेकिन 4 जगह ये द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने क्रम टूटता है, तो ये इसकी बहुत बड़ी कमी थी। कौन कौन सी जगह टूटता है, 4 जगह, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में, वेनेडियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल और टेल्यूरियम और आयोडीन। लेकिन जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी थी उसको हमने परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था, तो वहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इस तरह से कोई क्रम हमारा नहीं टूटता है। तो इसमें सभी तत्व थे वो सही तरह से रखे गए थे, सही तरीके से व्यवस्थित थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए हमने रिक्त स्थान छोड़ दिया था, खाली स्थान छोड़ दिया था कि इस तरह से तत्व वहां पे आएंगे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्व सही तरीके से व्यवस्थित थे, इसमें कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ा गया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी कि इसको हम किधर रखें, ये भी इसकी कमी थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में इस कमी को सुधार लिया गया। इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन को हम क्षार धातुओं के साथ में रखते हैं। तो इस प्रकार हमने आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ आवर्त सारणी की चर्चा करी कि क्या क्या उनमें अंतर हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो भी कमियां थी वो सारी कमियां हमने आधुनिक आवर्त सारणी में हल कर ले। तो बच्चों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इस वीडियो के जो भी हमारे पहले के इस चैप्टर के जो भी हमने 2 वीडियो पहले बनाए हैं उनका लिंक और इस चैप्टर के वीडियो का कंप्लीट PDF का कंप्लीट जो भी नोट्स हैं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहां से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।